नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुख्यमंत्री तक ये उस शख्स का सियासी सफर है जिसका नाम महाराष्ट्र के मुखिया के तौर पर तकरीबन तय हो चुका है। मंगलवार को जब राजनाथ सिंह मुंबई जाएंगे तब इस पर भी मुहर लग जाएगी। कल तक महाराष्ट्र के बाहर अनजान से शख्स देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे। आखिर कौन है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र में अपनी पहली सरकार का दांव इस नाम पर क्यों खेल रहे हैं बीजेपी? देखिए। महाराष्ट्र के चुनावी मंथन में उभरा सत्ता के महारथी का ये चेहरा 44 साल के देवेंद्र फडणवीस। सुनने में ये नाम अनजाना सा लगता है। अनजाना इसलिए कि न महाराष्ट्र की राजनीति में ये नाम कभी मुखर होकर सामने आया और न ही पार्टी के तौर पर बीजेपी की केंद्रीय सियासत में। मगर यही अनजानापन आज देवेंद्र गंगाधर फडणवीस की खासियत बन गया। देवेंद्र उस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए जो सियासी तौर पर बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा की तरह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए सवाल साख का बन चुका था। उस परीक्षा में जीत मोदी लहर की बदौलत बताई गई तो अब कमान उस शख्स के हवाले जो जीत के बाद इसका दावेदार तक नहीं माना जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस का नाम सुर्खियों में आया मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी की पहली पसंद बनने के बाद। अब तो खैर इस पसंद पर औपचारिक मुहर भी लग गई है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सियासी सफर को लेकर चर्चा तभी से शुरू हो गई थी। 17 साल पहले नागपुर के मेयर से अब मुख्यमंत्री के ओहदे पर पहुंचने तक की सियासी उपलब्धियों पर बात होने लगी थी। आखिर कौन है देवेंद्र फडणवीस जिसके नाम पर बीजेपी महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य की बाजी खेलने को रजामंद हो गई? अगर देवेंद्र फडणवीस इतने बड़े महारथी थे तो चुनावों में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम पर विकल्पहीनता या फिर तमाम विकल्प खुले होने की स्थिति क्यों बनाई गई? ये सवाल भी उठे कि देवेंद्र फडणवीस आखिरकार किसकी पसंद है, पीएम की पसंद है या पार्टी अध्यक्ष की या फिर इन दोनों से अलग संघ की? इसी सवाल से शुरू होती है देवेंद्र फडणवीस की असली कहानी जिंदगी की भी और सियासत की भी। ये दोनों कहानियां संघ की उस शाखा से जुड़ी हुई हैं जिसके साये में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं का सियासी सफर परवान चढ़ा। देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर में संघ की उसी शाखा की सियासी पौध हैं। संघ और फडणवीस इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये संघ के साथ आए, संघ के साथ ही रहेंगे। इनका जो मूल है वो संघ से ही जुड़ा है। वो तो मैं समझता हूँ कि वो कब आए मालूम नहीं, लेकिन मुझे जिस दिन शायद बस पहले दिन शाखा में गए उसी दिन से घर के सामने ही शाखा, इनके त्रिकोणी पार्क में, उनके घर की खिड़की से शाखा दिखती है। फडणवीस परिवार नागपुर का ही रहने वाला है, लेकिन देवेंद्र सिर्फ इस नाते संघ से नहीं जुड़े बल्कि ये जुड़ाव उन्हें विरासत में मिला। गंगाधर राव फडणवीस संघ प्रचारक थे और बाद में जनसंघ और जनता पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के विधान पार्षद बनाए गए थे। उनके छोटे बेटे देवेंद्र फडणवीस भी इसी दौरान सियासी तौर पर सक्रिय हो चुके थे। संघ के बाद छात्र राजनीति और फिर बीजेपी की युवा शाखाओं का नेतृत्व संभालने लगे। जैसे विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा, ये स्टूडेंट्स यूनियन में काम करते करते उसमें नेतृत्व गुण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 21 साल में वो कॉरपोरेटर बना और उसने उसने अच्छा काम करना शुरू किया। बढ़ती सियासी दिलचस्पियों के बीच देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा झटका लगा। जिस पिता के साये में सियासत की महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ रही थीं, उनका 1987 में निधन हो गया। देवेंद्र के लिए ये ऐसा सदमा था जिससे उबरने के लिए बस एक ही रास्ता था, सियासत। अपने छोटे बेटे को लेकर शायद गंगाधर राव फडणवीस की ख्वाहिश भी यही थी। नागपुर में कौशल पांडे के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। पिता की मौत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सियासत में आने का फैसला किया। तब इरादा था उनकी विरासत को संभालने का। इसमें पहली कामयाबी मिली जब वो 1992 में नागपुर के मेयर बने।
लेकिन यहां से सियासी कामयाबियों का सिलसिला जो शुरू हुआ, जो राजनीति में नई महत्वाकांक्षाओं को जन्म दे गया। सियासत में जो उम्र नौसिखी और नौजवानी की मानी जाती है, उस उम्र में देवेंद्र फडणवीस से आज महाराष्ट्र की आसो उम्मीद जुड़ गई है। देवेंद्र फडणवीस के साथ सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता नहीं बदली, बल्कि मराठी सियासत में विचारों की धारा भी बदल गई है। इस धारा में सत्ता की पतवार देवेंद्र फडणवीस जैसे नौजवान नेता के हाथ में है। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस राजनीति में तो 20 साल की उम्र से हैं, लेकिन सत्ता की सियासत को वो कैसे संभालते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उन्हें करीब से जानने वाले तो कहते हैं कि सत्ता का अनुभव भले ही उनके लिए नया होगा, लेकिन नेतृत्व का अनुभव काफी मंझा हुआ है। हालांकि उनको सत्ता की राजनीति का महाराष्ट्र में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो चौथी बार एमएलए बने हैं और महाराष्ट्र के विधान भवन में किसी भी मंत्री से भी ज्यादा उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की सियासत की कहानी नागपुर से शुरू होती है। उसका सबसे बड़ा केंद्र तो संघ का मुख्यालय रहा, जहां देवेंद्र फडणवीस के विचारों को धारा मिली, राजनीतिक सोच की बुनियाद पुख्ता हुई। लेकिन नागपुर ने देवेंद्र फडणवीस का सिर्फ यही रूप नहीं देखा। 1992 में कॉरपोरेटर बनने के बाद देवेंद्र शहर की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने की दिशा में सक्रिय हुए। इसी सक्रियता की वजह से वो 1997 में दोबारा कॉरपोरेटर चुने गए। इसी साल आखिर में वो नागपुर के मेयर भी चुन लिए गए। मेयर के रूप में नागपुर के कायाकल्प का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सिर बांधा जाता है। इसकी वजह से न सिर्फ संघ और बीजेपी में उनका कद बढ़ा, बल्कि नागपुर की जनता ने भी उन्हें 4 बार लगातार विधायक बनाकर भेजा। उनकी 3 टर्म में तो हर बार उन्होंने ज़्यादा मतों से वो विजयी हुए। पहली बार जितना हुआ था उससे दुगुना, दूसरी बार हुआ था उससे तिगुना, चौथी बार हुए तो उससे चौगुना। तो उन्होंने लोगों के काम किए, इसलिए लोगों ने उनको इतना भरघोस प्रतिसाद दिया और वो बहुत इतने मतों से विजयी हुए। मां को याद है अब भी वो साल जब पिता की मौत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उनकी छोड़ी विरासत संभालने का फैसला किया था। तब वो 12वीं क्लास में पढ़ते थे। मां की चाहत थी बेटा बड़ा होकर खेती बाड़ी संभालने लायक बने और ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर की डिग्री ले। लेकिन तब तक देवेंद्र फडणवीस ये तय कर चुके थे, स्कूल से निकलने के बाद उन्हें करना क्या है। 6 साल के थे और उन्हें कॉन्वेंट में एडमिशन दिलाया गया और उनके पिताजी जो थे गंगाधरराव फडणवीस, वो इमरजेंसी के दौरान तब जेल में थे और उन्हें एक उनके मन में ये था देवेंद्र के कि मेरी माँ, मेरे पिताजी को इंदिरा जी ने जेल में डाला है। तो मन में बड़ा आक्रोश था उसके बारे में। 6वें साल में तो ये गए कॉन्वेंट में, इनको एडमिशन दिया। 2-4 दिन गए बंधु, वापस आए, एक बार स्कूल बैग फेंक दिया। बोले मैं कल से स्कूल में नहीं जाऊँगा। माँ ने बोला क्यों? बोले मैं इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है और वो कॉन्वेंट का नाम इंदिरा कॉन्वेंट है। देवेंद्र फडणवीस का वो फैसला निर्णायक था। इस पर वो इतने अडिग थे कि बड़े भाई ने भी उसे बदलना मुनासिब नहीं समझा। परंपरा के तौर पर पिता की सियासी विरासत संभालने की जिम्मेदारी बड़े भाई आशीष की थी, लेकिन छोटे भाई की सियासी समझ और कुछ कर गुजरने का जज्बा देखकर आशीष ने खुद को पीछे कर लिया। अपने उस फैसले की मिसाल आशीष आज कुछ यूं देते हैं। सचिन तेंदुलकर और अजीत तेंदुलकर जैसे है उसी तरह का एक हमारा संबंध है। अजीत तेंदुलकर को जब समझ में आया कि सचिन तेंदुलकर के अंदर वो प्रतिभा है, तब उन्होंने अपना पाँव पीछे खींचकर उनको आगे बढ़ाया। उसी तरह का एक मेरा विचार रहा। भाई ने कदम बढ़ाए तो सियासत की दुनिया कदमों में सिमटती गई। पहले कॉलेज, फिर बीजेपी का युवा मंच। दोस्त कहते हैं ये सारी कामयाबियां देवेंद्र की नेतृत्व क्षमता की वजह से मिली हैं। हम लोग कश्मीर गए थे, बहुत ही कम उम्र थी, मतलब 11वीं के इसमें। उस समय लिटरली देवेंद्र जी ने लगभग 200-250 लोगों का नेतृत्व किया। और वो ऐसा नहीं, हर सबका हर जगह खाना, हर जगह उसकी रहने की अरेंजमेंट, वो टेंट में हम रुके,
वहाँ से उधर लाल चौक के लिए जाने के लिए उधमपुर तक गए, वहाँ पकड़े जाना, और गजब, यानी उस समय मेरे को जिंदगी में फर्स्ट टाइम लगा कि ये आदमी अलग है हम लोगों से। उस देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र जैसे राज्य की कमान मिली है तो इसकी कसौटी पर सियासी काबिलियत के साथ नेतृत्व की क्षमता भी परखी जाएगी। मुंबई में मुनीश पांडे के साथ कौशल पांडे, नागपुर, आज तक। महज 44 साल के, जी हाँ, 44 साल के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी में आम राय है, बस औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से 4 बार विधायक रह चुके हैं। सियासी तौर पर यही बस उनका अनुभव है। प्रशासनिक काम उन्होंने सिर्फ नागपुर का मेयर रहते किया है, मगर उन्हें करीब से जानने वाले उनकी नेतृत्व क्षमता की दाद देते हैं। सियासत से लेकर जिंदगी की राहों पर अपनी धुन के पक्के रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। फिर भी इस बात से बेपरवाह कि उन्हें लेकर सुर्खियां कितनी बन रही हैं। नागपुर के मेयर से लेकर 4 बार एमएलए बनने तक देवेंद्र फडणवीस कई वजहों से सराहे गए। 2003 में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला। फिर भी सियासत से लेकर जिंदगी में लो प्रोफाइल ही रहे देवेंद्र। इतने लो प्रोफाइल कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम चर्चा में आने से पहले बहुत कम ही लोग जानते थे देवेंद्र फडणवीस को। मगर जो जानते हैं वो मानते हैं निजी और सार्वजनिक जीवन में कितने पारदर्शी और पाक साफ हैं देवेंद्र फडणवीस। हमारे को जो गर्व है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस एक क्लीन इमेज वाला आदमी, एक हमारा दोस्त था, हमारे साथ पढ़ के इतना आगे निकला, इसका हमें गर्व है। जिसकी इमेज इतनी क्लीन है, जो आज सीएम बन रहा है उसका तो गर्व है ही हमारे को, लेकिन एक क्लीन जो उसकी इमेज जो क्लीन है, वो जो क्लीन इमेज है उसका हमें तो डबल गर्व है। दोस्तों की नजर में देवेंद्र इसी इमेज की बदौलत संघ में सर्वप्रिय थे तो आज नरेंद्र मोदी की पसंद बने। साफ सुथरे सियासी सफर की बदौलत उन्हें महाराष्ट्र में ये मुकाम मिला है। दोस्तों के साथ घर परिवार में भी आज खुशी इसी बात को लेकर ज्यादा है। मां की तो खुशी का ठिकाना नहीं, उनका दुलारा और बाल विद्रोही बेटा अपने मन चाहे मुकाम पर जा पहुंचा है। मां के साथ देवेंद्र के दोस्त भी बचपन में उनके विद्रोही तेवर का किस्सा सुनाते हैं। 6 साल के थे और उन्हें कॉन्वेंट में एडमिशन दिलाया गया और उनके पिताजी जो थे गंगाधरराव फडणवीस, वो इमरजेंसी के दौरान तब जेल में थे और उन्हें एक उनके मन में ये था देवेंद्र के कि मेरी माँ, मेरे पिताजी को इंदिरा जी ने जेल में डाला है। तो मन में बड़ा आक्रोश था उसके बारे में। 6वें साल में तो ये गए कॉन्वेंट में, इनको एडमिशन दिया। 2-4 दिन गए बंधु, वापस आए, एक बार स्कूल बैग फेंक दिया, बोले मैं कल से स्कूल में नहीं जाऊँगा। माँ ने बोला क्यों? बोले मैं इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है और वो कॉन्वेंट का नाम इंदिरा कॉन्वेंट है। इसी तेवर के साथ देवेंद्र सियासत की दुनिया में आए और बहुत हद तक पहचान भी बनाई, लेकिन निजी जिंदगी में रुख जरा इससे नरम है। इसका एक किस्सा उनकी पत्नी अमृता बताती हैं। दोनों की शादी परिवार ने तय की थी, तब देवेंद्र महाराष्ट्र की सियासत में जाने माने नाम बन गए थे, लेकिन शादी तय होने के बाद भी रजामंदी का फैसला पूरी तरह अमृता पर छोड़ दिया। इनफैक्ट मिलने जाते टाइम और मिलते समय तक मुझे इतना टेंशन था, अलग अलग अजीब से नेगेटिव कॉबवेब्स थे रिगार्डिंग पॉलिटिशियन, जो जनरल काफ़ी जनता को रहा करते थे उस वक्त भी। तो बट मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छे लगे, वो डाउन टू अर्थ। बट हमने डिसाइड उस वक्त नहीं किया कि शादी करनी है कि नहीं। उसके बाद हम 2-3 बार और मिले, फिर फाइनली हम दोनों ने डिसाइड किया कि वील गेट मैरिड। देवेंद्र का परिवार निजी तौर पर पत्नी और 6 साल की बेटी के साथ मां और भाई भाभी के साथ पूरा होता है, लेकिन अब उन पर जिम्मेदारी है महाराष्ट्र की 11.25 करोड़ जनता की, जिनकी उम्मीदों पर एक परिवार के मुखिया की तरह उन्हें खरा उतरना है। मुंबई में मुनीश पांडे के साथ कौशल पांडे, नागपुर, आज तक। महाराष्ट्र चुनाव में जब बीजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया था, तब उसके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। भरोसा था
सिर्फ मोदी का और उसके पीछे काम करने वाले मोदी की लहर बनाने वालों में नाम कई थे। वो आगे चलकर मुख्यमंत्री के दावेदार भी बने, लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया देवेंद्र फडणवीस पर। देखिए कैसे। महाराष्ट्र के जिस चुनाव में बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के उतरी थी बीजेपी, चुनावी नतीजे आने के बाद कुर्सी के दावेदार 4 हो गए। कानाफूसियों और सुगबुगाहट में ही सही, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कभी विधानसभा में बीजेपी के नेता एकनाथ खड़से आगे बताए गए, तो कभी पिता गोपीनाथ मुंडे की विरासत के साथ पंकजा मुंडे मजबूत दावेदार बताई गईं। नितिन गडकरी तो मौजूदा सभी नेताओं में वजनदार हैं ही, लेकिन आखिरी राउंड में इन सभी को पीछे छोड़कर देवेंद्र फडणवीस का आगे निकलना इशारे बहुत साफ करता है। देवेंद्र फडणवीस को नेता चुने जाने से पहले दावेदारी की आहटें पंकजा मुंडे की तरफ से जोरदार थीं, लेकिन पंकजा ने जुबानी तौर पर फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया। उधर नितिन गडकरी के समर्थक विधायक तो नागपुर जाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाने लगे। इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस से मतभेदों की खबरें तक आईं। हालांकि नितिन गडकरी पहले ही साफ कर चुके थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में लौटना नहीं चाहते, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद बदली हवा में उन्हें अपना रुख फिर से साफ करना पड़ा। सियासत गर्म नहीं हुई है, मीडिया गर्म हुई है। न हमारे बीच में कोई सियासत है, न कोई विवाद है, न कोई स्पर्धा है। मैं बहुत पहले 10 बार जाहिर कर चुका हूं कि मैं महाराष्ट्र में आने के लिए इच्छुक नहीं हूं, और देवेंद्र के प्रति और मेरे प्रति जिस प्रकार का विवाद मीडिया ने खड़ा किया वो गलत है। देवेंद्र जी को राजनीति में मैंने लाया है, और इसलिए उनके और मेरे बीच में किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है। अब मैदान भी साफ है और सरकार की तस्वीर भी। नई भूमिका में देवेंद्र फडणवीस कैसे गठबंधन को साधते हैं और सरकार को बिना समझौते के चलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कौशल पांडे, नागपुर, आज तक।